हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद सब कोई अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है उस क्लास के माध्यम से हम आपके बोर्ड एग्जाम को होने वाले हिंदी 11 जुलाई को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, बुक के क्वेश्चन को। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए थे जी। कौन कौन सा चैप्टर था जरा मैं नाम बता दूं। पहला चैप्टर था अमरूद का पेड़, दूसरा चैप्टर था हमारा कौन सा जी, बस की यात्रा, और तीसरा चैप्टर था होंडरू जलप्रपात। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हमने कर लिए थे। बाकी के जो 3 चैप्टर हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आपने अगर उस चैप्टर के वीडियो को नहीं देखे तो लिंक इनका आपको डिस्क्रिप्शन यानी कि नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उन वीडियो को आप जरूर देख लें ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। साथ ही साथियों, अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इनका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की जो क्लास है उसके माध्यम से संस्मरण, जो गुरु शिष्य कहानी है, संस्मरण है, उसको जिसने विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है उससे संबंधित प्रश्न को। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हिंदी से आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आगे आने वाली क्लासेस आपके 9th 10th 11th 12th के साथ यूं ही आप जुड़ सके। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है कि गुरु शिष्य पाठ के लेखक कौन है। तो इसका नाम कौन है जी, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला है कि गुरु शिष्य किस प्रकार की रचना है। तो इसका नाम क्या है जी, संस्मरण है। ठीक है, लेखक फर्श पर क्यों बैठ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विवेदी जी के प्रति सम्मान भावना के कारण। अगला है जी, प्राणों में पावन स्पंदन भर वाली आवाज किसकी थी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला है मेरे प्यारे साथियों कि गुरु शिष्य शीर्षक संस्मरण में लेखक ने किस महान व्यक्ति का पुण्य स्मरण किया है। तो इसका नाम होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है जी, द्विवेदी जी कहाँ पढ़ते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, द्विवेदी जो थे वो काशी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। अगला है मुन्नू कौन थी। तो मुन्नू कौन थे, द्विवेदी जी की बेटी का नाम था मुन्नू। अगला है गुरु शिष्य पाठ के अनुसार लेखक कानपुर से शर्म के मारे भाग आया था, क्यों। क्योंकि वह प्रथम श्रेणी भी नहीं ला सका। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों, गुरु शिष्य पाठ में विद्यार्थी की जो वेशभूषा है उससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या परिलक्षित होता है। तो जो वेशभूषा है वो गरीब सा है, वो फटा बेला कपड़ा पहना है जी, तो उसी कारण वहां पे बताया गया कि वह गरीब है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ी सी सर्दी हो गई है जी। विद्यार्थियों को जहां से भी मिले क्या ग्रहण कर लेना चाहिए जी, ज्ञान या फिर शिक्षा, जो कि हम अभी आपको दे रहे हैं जी। जहां से भी मिले आपको ज्ञान अर्जित कर लेनी चाहिए, ग्रहण कर लेनी चाहिए। अगला है प्यारे बच्चों, विद्यार्थी को किस वृत्ति का होना चाहिए। तो मधुकरी मतलब कि अच्छे से बोलना चाहिए, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, जिसे मधुकरी भी कहा जाता है। अगला है किसी पर अंधश्रद्धा नहीं करना चाहिए, या किसने कहा, द्विवेदी जी ने। अंधश्रद्धा मतलब समझना जी, अंध मतलब आंख मूंद के, श्रद्धा मतलब किसी पर विश्वास करना नहीं करना चाहिए। आजकल तो धोखे की दुनिया जी, विश्वास आंख मूंद के क्या, आप जानबूझ के भी किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब की दुनिया है। कब आपके साथ कोई आएगा, कब कोई आपको छोड़ देगा, जरूरत पे काम आने पर आपको फिर याद कर लेगा, फिर आपको भूल जाएगा। तो ये मतलब की दुनिया है, अंधश्रद्धा इस पर तो क्या देख के भी श्रद्धा, किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है जी, क्योंकि विश्वास आपको खुद किसी पे भी नहीं करना चाहिए। जैसे बोला जाता है ना कि ATM का जो पिन है ना वो किसी को नहीं देना चाहिए, यहाँ के अपने बाप को भी, अपने दोस्त को भी। क्यों, जानते हो ना, क्योंकि उनका भी तो कोई सगा होगा जी। ठीक है, तो वो उनको दे देगा। ठीक है, तो चलो टाइम को वेस्ट ना करूं। तो बोला गया पाठ में विद्यार्थी को जो वेशभूषा है इससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या परिलक्षित होता है। तो प्यारे बच्चों, गरीब है वैसा परिलक्षित होता है। तो विद्यार्थियों की जो वेशभूषा से लगता है कि वह असहाय है एवं द्विवेदी जी के पास सहायतार्थ आया है, वह जिज्ञासु एवं ज्ञान पिपासु है, वह द्विवेदी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर जीवन को धन्य बनाना चाहता है। तो बोला गया विद्यार्थी की वेशभूषा से लगता है कि वह असहाय है और वह सहायतार्थ के लिए द्विवेदी जी के पास आया है। वह जिज्ञासु है और ज्ञान के पिपासु है, मतलब कि बहुत कुछ जानने के लिए जुझारू है और ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत उत्सुक है। वह द्विवेदी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर जीवन को धन्य बनाना चाहता है। यहाँ पे एक लाइन और भी लिख सकते थे कि विद्यार्थी की वेशभूषा से लगता है वह असहाय और गरीब भी है। ठीक है,
चलो जी, अगला क्वेश्चन है, और मैंने शुरुआती में ही बोला जिस क्वेश्चन में ये साइन मिल जाए या फिर वीवीआई लिखा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसा कि है, काशी विश्वविद्यालय का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो लिखा गया कि काशी विश्वविद्यालय का काफी क्षेत्र खाली था, सर्वत्र वृक्षों की सुंदर श्रृंखला थी, विद्यालय के प्रवेश स्थल के बाईं तरफ महिला विद्यालय था, दाईं तरफ सुंदरलाल अस्पताल था, वहाँ का वातावरण अत्यंत ही नीरव व शांत था। तो प्यारे बच्चों, जो काशी विश्वविद्यालय वहाँ का क्षेत्र काफी खाली था, सर्वत्र वृक्षों की सुंदर श्रृंखला थी, मतलब बहुत ज्यादा वृक्ष लगे हुए थे सभी प्रकार के। विद्यालय के प्रवेश स्थल के बाईं तरफ महिला विद्यालय था और दाईं तरफ सुंदरलाल अस्पताल था। वहां का जो वातावरण था वो अत्यंत नीरव एवं शांत था, मतलब बहुत अच्छा और शांत था। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतों का चित्रण किस प्रकार किया है, वहां के परिवेश और आपके परिवेश में क्या अंतर है। तो बोला गया जी वहां के जो ग्रामीण औरतें हैं उनका चित्रण कैसे किया है, उनके बारे में कैसे बताया गया है, और पूछा गया कि वहां के जो परिवेश है और आपके परिवेश में क्या अंतर है, यानी कि वहां का जो रहन सहन है और आपके रहन सहन में क्या अंतर है। अगर आप कहानी को पढ़ रखे होगे, जो संस्मरण को अगर आप पढ़ रखे होगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो फिलहाल उनका उत्तर दे रखा है कि बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतें लाल कत्थई रंग की साड़ियां बहुत पहनती हैं। कौन सी जी? लाल कत्थई रंग की। कहां के? बनारस के आसपास की ग्रामीण की औरतें लाल कत्थई रंग की साड़ियां बहुत पहनती है। वे घास काटती, घास का गट्ठर सर पर रखे, उसके बाद लिखा है सड़क के किनारे काम करती हुई अक्सर दिखलाई पड़ती है। वे साथ रहती है तो चुप नहीं रहती है, गीत गाती है, बातें करती है या झगड़ती है। वहां के परिवेश और हमारे परिवेश में यही अंतर कि हमारे यहाँ गुस्सा आने पर लोग चुप रहते हैं, न बोलते हैं, अर्थात हम शरारती प्रवृत्ति के लोग हैं। वहां पे ऐसा नहीं है जी, वहां पे जल्दी से लोग गुस्साते नहीं है, क्योंकि वहां पे जो बनारस है ना, वहां पे ऐसा कुछ रूल है जो गुस्साते नहीं है। वहां के आदमी जो शोभनीय है वो जल्दी से झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज बताया गया है। वहां पे जो काम करता है वो आपने देख लिया। अगला है जी, लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया। लेखक जो है फर्श पर ही क्यों बैठ गया, इंपॉर्टेंट है। संभावना, भावना एवं संग्राम के कारण लेखक बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा। फर्श साफ सुथरा था, अतः लेखक फर्श पर ही बैठ गया। तो संभावना, भावना एवं संग्राम के कारण लेखक बरामदे पर में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा, वो फर्श पर ही साफ सुथरा था, उसी पर बैठ गया जी। अगला, लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग गया। तो लेखक को 3 अंकों से फर्स्ट क्लास छूट गया था। मतलब कि जी एक आप सोच सकते हैं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम हो रही है वो 500 मार्क की हो रही है ना, उसमें आपको 300 नंबर लाने हैं। कितने जी? 300 नंबर लाएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में आएंगे। अगर आप उनसे कम ले आते, कितने नंबर, 297 नंबर लाते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन नहीं हो पाते। वही यहाँ पे बताया गया है कि लेखक को 3 अंकों से फर्स्ट क्लास छूट गया, यानी कि उनका जो टॉपर था वो 3 अंक से आगे था। तो आप हमें यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन की बात बता दिए, तो छूट गया था। कॉलेज में अध्यापक आशा करते थे कि लेखक यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा, किंतु उसे प्रथम श्रेणी भी नहीं प्राप्त हुई। इस कारण वह शर्म के मारे कानपुर से भागकर बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ गया। तो वो जी पहले कानपुर में पढ़ा करता था। कौन? लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी है ना, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ही है शायद, हाँ विश्वनाथ त्रिपाठी जी जो लेखक हैं, वो जो पहले पढ़ते थे कहाँ पे जी? कानपुर में पढ़ते थे। लेकिन वो 3 अंक के कारण फर्स्ट क्लास में नहीं आ पाया। यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी में टॉप करने की आशा थी, लेकिन उसे प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन भी प्राप्त नहीं हुई, और इस कारण से वो जी कानपुर से भागकर बनारस यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आ गए। ठीक है, अगला जी प्रश्न है कि किसी पर अंधश्रद्धा करना ही गलत है, तर्क देते हुए बताइए। तो हमने शुरुआती ही में बता दिया है कि किसी पे अंधविश्वास तो क्या, किसी भी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है वो मतलबी हो चुकी है। यहाँ पे आज कौन आपके हैं, कल कौन आपके हो जाएंगे, उसका कोई भी गारंटी नहीं है। ये दुनिया सिर्फ अब मतलब से चलती है और पैसों से चलती है। यहाँ पे किसी को आपके प्रति ना कोई लगाव है, ना आपसे कोई प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ है तो वो है मतलब। तो प्यारे बच्चों, अगला है किसी पर भी अंधश्रद्धा नहीं करना चाहिए। अंधश्रद्धा में हमें धोखा प्रदान होती है, जो हमें पहले बता दिए। बहुधा हम आंख मूंद कर जब भरोसा करने लगते हैं तब हमें सामने वाला मूर्ख समझने लगता है एवं धोखा देकर चला जाता है। वैसा आपके साथ भी कहीं ना कहीं छोटी घटना ही हुई होगी, लेकिन हुई होगी, और नहीं हुई है तो लाइफ में एक बार ऐसा घटना जरूर होगा कि आप किसी पे भी विश्वास करें वो आपको धोखा जरूर देगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, ये थी आपकी एक चैप्टर जो खत्म होता है। अगला अपारजिता, क्या नाम है जी? अपराजिता। ठीक है, अपराजिता कहानी है जी। अपराजिता को किसने लिखा था? उनका नाम है शिवानी। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो शिवानी। अपराजिता पाठ में अपराजिता कौन है? तो डॉक्टर चंद्रा। अपराजिता किसका नाम है? डॉक्टर चंद्रा।
अगला है अपराजिता पाठ में डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती है? तो डॉक्टर चंद्रा जी नाम से क्लियर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है जी? तो लखनऊ में है, उस आपके बुक के अकॉर्डिंग, और वैसे भी है। तो ड्रग्स रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अगला है डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? तो पोलियो ने जी। आपको पता होना चाहिए पोलियो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसको भी पढ़े जाती हो उसका बॉडी जानिए खराब ही हो गया, ठीक है। तो वहां पे बताया गया कि डॉक्टर चंद्रा की किस बीमारी थी जी? गर्दन के नीचे का पूरा भाग निर्जीव हो गया था। डॉक्टर चंद्रा किस विषय पर शोध की सामग्री खोज रही थी? तो कौन से विषय पर शोध की सामग्री खोज रही थी जी? तो उनका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अगला है जी अपराजिता शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डायरेक्टर की उपाधि कब मिली? तो 1976 में, 1976 में डायरेक्टर की उपाधि मिली। ये सब क्वेश्चन को आपको क्या करना है जी? पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, और फटाफट 2-3 बार पढ़ लेना। अगर एग्जाम में पूछ दे तो धड़ाधड़ आंसर दे देना, नहीं पूछे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी जो क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप है उसको समझा ही देते हैं और कोशिश करते हैं जहां तक हो आपको समझाने की। उसके बाद इजी भी है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, आपके दिमाग में भी रह जाएगा, कहानी के तौर पे है। अगर आप बुक को पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो समझ में बहुत ज्यादा आता होगा, और नहीं पढ़े तो आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि टाइमिंग आपके पास बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। अगला डॉक्टर चंद्रा की मां का क्या काम था जी? सॉरी, क्या नाम था जी? तो नाम था शारदा सुब्रमण्यम, ठीक है, था शारदा सुब्रमण्यम। अगला डॉक्टर चंद्रा और उनकी मां ने जर्मन भाषा की परीक्षा कहां से उत्तीर्ण की थी? तो मैक्स मूलर भवन से, ठीक है, मैक्स मूलर भवन। अगला जी डॉक्टर चंद्रा के एल्बम में के अंतिम पृष्ठ पर किसका फोटो था या फोटा लिखा गया जी? फोटो था। तो उनका नाम है वीर जननी का पुरस्कार लेती उसकी मां का फोटो था। वीर जननी का पुरस्कार किससे मिला? तो उसका नाम है डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम को, ठीक है। तो जी अगला क्वेश्चन अब यहाँ से आता है, जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? तो लिखिएगा, लिखा गया है कि डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका को लगा विलक्षण व्यक्तित्व से मुलाकात हुई। मतलब ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति बहुत कम होती है, इनके जो लक्षण है बहुत विलक्षण है, मतलब बहुत अनेक अलग तरह के हैं। उसकी कहानी सुनकर वह दंग रह गई। लेखिका ने अनुभव किया कि नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य व साहस से झेलती लड़की कैसी देवांगना से कम नहीं है। तो बताया गया जी एक ऐसी लड़की जो किसी भी प्रकार के जो देवांगना मतलब कि धैर्यता है, बहुत ज्यादा धैर्य रखती है, साहस रखती है और कठोर से कठोर आघात को झेल लेती है, ऐसी लड़की किसी देवांगना से कम नहीं, मतलब देव के रूप से कम नहीं, ठीक है। तो अगला जी क्वेश्चन है कि लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना सी क्यों लगती थी? देवांगना मतलब देव जैसी क्यों लगती थी? तो डॉक्टर चंद्रा नियति के क्रूर मजाक को भी झुठलाकर महत्वाकांक्षा युक्त जीवन जी रही थी, इसलिए उसे देवांगना जैसी लगती थी। मतलब कि उसके जीवन में जो भी दुखें थी, आपको पता है कि उन्हें पोलियो की भी बीमारी थी, जिनके कारण उनका गर्दन से नीचे का शरीर क्या था, निर्जीव हो चुका था। लेकिन इतने दुख के बाद भी वो अपने जो जीवन को जी रही थी, वो महत्वाकांक्षी युक्त जीवन जी रही थी, झुठला करके भाई कुछ नहीं हुआ मेरे को, एकदम परफेक्ट हूं मैं, ऐसे करके अपने आप को खुश रख रही थी, इसलिए उसे देवांगना की उपाधि मिली या देवांगना से लगने लगी। अगला है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया? ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला और यह पुरस्कार किसे दिया गया, क्यों दिया गया? वीर जननी का पुरस्कार जेसी बेंगलोर ने डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को दिया। अगर नाम याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ और सिर्फ लिख दें कि डॉक्टर चंद्रा की माता श्री को दिया या माता जी को दिया। यह पुरस्कार उन्हें अपनी पुत्री के अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं साथ देने के कारण दिया गया। यह जो वीर जननी का पुरस्कार दिया गया उसमें किसने दिया? तो जेसी बेंगलोर ने डॉक्टर चंद्रा की माता श्री को दिया गया, और यह पुरस्कार उसे अपनी पुत्री जो डॉक्टर चंद्रा है उनकी देखभाल करने के लिए, उनके अनुकूल वातावरण के साथ रहने के लिए दिया गया, ठीक है। क्योंकि वह बहुत ज्यादा मतलब एक शरीर आप समझ सकते हैं जो पूरी तरह से निर्जीव हो चुका है, उनकी देखभाल करना, उसे खुश रखना, उसका अच्छा वातावरण देना, उनके कारण ही उसे वीर जननी का पुरस्कार दिया गया। अगला जी क्वेश्चन है अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है? अपराजिता का अर्थ होता है जो पराजित कभी ना हो। किसको जी? अपराजिता, ठीक है।
क्या लिखा गया, अपराजिता का अर्थ होता है जो कभी पराजित ना हो। यहाँ पे अपराजिता लगातार लिखा है, वो अपराजित भी होता है, ठीक है। तो अपराजिता का अर्थ होता है कभी भी पराजित ना हो। डॉक्टर चंद्रा विधाता प्रदत्त विकलांग को भी मात देकर जीवन के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर लिया, इसलिए उसका अपराजिता नाम सार्थक है। तो पूछा गया, बोला गया जी अपराजिता का अर्थ जो होता है वो कभी भी पराजित नहीं होने वाला नाम पड़ा है, इसलिए जो डॉक्टर चंद्रा की जो कहानी है आप समझ ही रहे कि इतना विधाता के द्वारा ही, मतलब प्रकृति के द्वारा ही विकलांग है और उनको भी मात देकर यानी कि विकलांगता को भी दबाकर वो अपने जीवन के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया, इसलिए उसे अपराजिता का नाम सार्थक है, यानी कि कोई भी पराजित नहीं होने वाला है। अगला जी, चिकित्सिका ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया, उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो लिखा गया जी, परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी अपराजिता को मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि उसका निचला शरीर निर्जीव था जो शल्य चिकित्सा के उपयुक्त नहीं था, किंतु डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। इसी पर यह कथन है कि जो चिकित्सा की डॉक्टर नहीं बनी वह विज्ञान की डॉक्टर बन गई, यानी कि जो चिकित्सा में उनको तो नहीं मेडिकल लाइन में प्रवेश नहीं दिया लेकिन पूरे मेडिकल बोर्ड का वो डायरेक्टर बन गई, यानी कि जो आप समझ सकते हैं कि एम्स जो मतलब कि जो वहां पे मेडिकल लाइन होती है, मेडिकल में वो प्रवेश करती है तो डॉक्टर बनते हैं और मेडिकल में लाखों डॉक्टर बनते हैं, लेकिन वो लाखों डॉक्टर की डायरेक्टर बन चुकी थी। तो यही बताया गया है कि परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी अपराजिता जी उसी को कहा गया, डॉक्टर चंद्रा का ही नाम है क्योंकि वो कभी हारती नहीं थी। तो मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि उसका निचला शरीर निर्जीव था जो कि शल्य चिकित्सा के लिए उपयुक्त नहीं था, किंतु डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। इसी पर यह कथन है कि जो चिकित्सा की डॉक्टर नहीं बन पाई वह विज्ञान की डॉक्टर बन गई, ठीक है। अगला जी, लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा की लेने की बात की। क्या लिखा गया कि लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक, जब लेखिका भ्रमण कर रहे होंगे तो उन पे एक आदमी मिला जी, मेधावी युवक एक मिला, उसने डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा लेने की बात की। लिखा गया कि लखनऊ के मेधावी युवक का ट्रेन से हाथ कट गया था, वह हताश हो नशे की गिरफ्त में आया, धीरे धीरे वह पागल हो गया, अब वह लखनऊ के नूर मंजिल पागल खाने में इलाजरत है। लेखिका ऐसे हताश लोगों को कह रही है कि डॉक्टर चंद्रा जैसे विकलांग लोगों से ऐसे युवकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जब उनका एक हाथ कट गया तो वो पागल जैसा करने लगा और पागलों की भर्ती हो गई और लास्ट में जाके वो पागलों के लखनऊ में नूर पागल खाने में जाके भर्ती है, इलाजरत है। तो एक हाथ कटने से जब वो इतना डिप्रेशन में जा सकते हैं, पागल हो सकते हैं, तो सोचिए उनका पूरा जब शरीर था विकलांग तो भी वे जाके उतना उच्च सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की, जाके डायरेक्टर बनी। तो उसी से कहा गया कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उससे जाके मोटिवेट होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं तुम्हारा एक हाथ ही कटा है, उनका पूरा शरीर कटने के बाद, पूरा शरीर मतलब निर्जीव होने के बाद भी वो ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तो तुम्हारा एक हाथ से क्या होने वाला, तुम भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये बोला गया। अगला जी, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास का यातनाप्रद भूमिका कहा है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? बोला गया है जी, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की जो कार्य कुशलता है, वो कार्य में जितना कुशल है, सुदीर्घ है, कठिन है, अभ्यासरत है, यातनाप्रद भूमिका कहा है। तो लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? तो लिखा गया जब अपराजिता डॉक्टर चंद्रा ने डायरेक्टर की तब उसने लेखिका को कहा उसकी सफलता के पीछे उसकी मां की कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका थी जो अपराजिता को विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार तक खींच लाया। अर्थात अपराजिता की मां ने अपना सर्वस्व निछावर कर उसके हाथ लगी रही। यानी कि इसमें जो अपराजिता जो है डॉक्टर चंद्रा, उनका जो मेन उपाधि जाता है, उनको बनाने में, उनका डायरेक्टर बनाने में जो सर्वोच्च उपाधि जाता है वो किसको जाता है जी? सर्वस्व निछावर कर दी किसकी ने? तो उसकी मां ने, शारदा सुब्रमण्यम ने, ठीक है, सुब्रमण्यम ने। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये था आपके दूसरे। अगला है जी आपका तीसरा, ये है तालाब बांधता धर्म स्वभाव निबंध, ठीक है। ये निबंध है, अनुपम सिंह ने इसे लिखा है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव। एक और चैप्टर है आपके जी राम वाले जी, राम को भारत या राम को संदेश जो वाला है वो आप जान ही रहे। तो उसके बाद ये चैप्टर है, तो चलो इस चैप्टर के बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि इस चैप्टर के जो छोटे वाले क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको बता देते हैं।
कि तालाब की तरह और ऐसे कौन से जल स्रोत हैं जो सार्वजनिक हित में काम आते हैं। तो पूछा गया जी तालाब जैसे सभी के लिए काम आते हैं, वैसे बोला गया कि और कौन से ऐसे सार्वजनिक चीज हैं जो कि जल स्रोत है, सार्वजनिक जल स्रोत है जो और के काम आते हैं। तो कुआं जी, कुआं आप अपने अकेले का काम तो नहीं लाते, सार्वजनिक है। नलकूप जी, नलकूप भी तो आप अपने में नहीं लगते। छेरी, झील, नदी आदि, ये सब चीजें आप तो लिख सकते हैं जी। आप अगर नहीं भी पढ़ते तो नहीं लिख सकते कि तालाब की तरह कौन कौन से काम आते हैं। कुआं आता है, नदी आता है, पोखरा आता है जी, पोखरा तो खैर तालाब ही हो गया, नलकूप आता है, आपका चापाकल आता है, ये सब चीजें सार्वजनिक चीजों में आती है। अगला है तालाबों को धर्म स्वभाव क्यों कहा गया है। तो व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को उनके स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव कहा गया है, अर्थात तालाब के चारों ओर संस्कृतियों का विकास एवं वर्धन होता है। ठीक है। अगला है जी छत्रसाल अपने बेटे जगरत से क्यों नाराज हुए जी। तो जगरात जो थे, जगत राज है जी, यहाँ पे जगरात, हाँ जी जगत राज है। एक्चुअली सर्दी हो गई तो समझ में नहीं आ रहा है जी, बहुत दिक्कतें हो रही है, कोई बात नहीं। फिर जगता राज जो है, जो जगत राज जी जो है, जो यार क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं कि हमें हिंदी नहीं आती है जी, आपको कई बच्चे निकाल देंगे मतलब किस तरह पे हिंदी नहीं आती, ऐसा कोई भी बात नहीं है। सर्दी है, थोड़ा सा सर दर्द भी कर रहा है जी, लगातार वीडियोस आपके लिए लाना दिक्कत वाली बात भी होती है, खैर कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो छत्रसाल अपने बेटे जगतराज से क्यों नाराज हुए। तो जगतराज ने बीजक की सूचना के अनुसार खजाना को खोद निकाला था। जब छत्रसाल को पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने आज्ञा दी कि चंदलों के सभी तालाबों को उसे खजाने की मरम्मत की जाए, उस खजाने से मरम्मत की जाए। तो छत्रसाल अपने बेटे जगतराज को से नाराज क्यों हुए थे। तो जगतराज ने बीजक की सूचना के अनुसार खजाना को खोज निकाला। ठीक है, बीजक ने सूचना दी कि भाई खजाना है कहीं पे, तो जगतराज ने क्या करा, उसे खोज निकाला। जब छत्रसाल को इनके बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने आज्ञा दे दी कि चंदलों के सभी तालाबों को उस खजाने से क्या किया जाए, मरम्मत किया जाए। अगला जी उसी में है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा ये दोबारा लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि बिंदु सागर कैसे बना, बिंदुसार सागर कैसे बना, यह कहाँ पर स्थित है। तो बिंदुसार सागर जगन्नाथपुरी में स्थित है या जगन्नाथपुरी में है। यहाँ आने वाले भक्त अपने क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा जल साथ लाकर इसमें अर्पित करते हैं, इससे यह एक आस्था का प्रतीक बन गया। तो बिंदुसार सागर कैसे बना जी। तो बिंदुसार सागर जगन्नाथपुरी में है। यहाँ आने वाले भक्त अपने क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा जल लाते हैं और इसमें अर्पित करते हैं, इससे यह एक आस्था का प्रतीक बन गया। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन करें। अच्छा जी, पाठ के आधार पर क्या, वैसे भी तो आप बता सकते हैं ना तालाब के क्या क्या लाभ है, तालाब से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो हम प्यास बुझाते हैं जी, बहुत ज्यादा पानी प्यास लग जाती है तो प्यास बुझाते हैं। पशु पक्षी पादप अपने जलीय आवश्यकता पूर्ण करते हैं, यानी कि वो भी अपना पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं और कई अन्य कार्य करते हैं। सिंचाई का कार्य संपादित किया जाता है, मछली पालन किया जा सकता है, बिजली उत्पादन किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है एक तालाब से। ठीक है, तो ये थी आपकी ये चैप्टर तालाब वाली। अगला है राम को भरत का संदेश कविता, जिसको लिखा है जी तुलसीदास ने। किसने लिखा है जी, तुलसीदास ने। तो लिखा गया राम और भरत का संदेश के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास। ठीक है। अगला राम का भरत का संदेश किस महाकाव्य का अंश है, तो रामचरितमानस का। किसका अंश है जी, तो रामचरितमानस जो रामायण की किताब है उनसे ली गई है। अगला है राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने को प्रयास किया है, तो भरत को समझाने का प्रयास किया। कब प्रयास किया जी, जब राम जो है वनवास जा रहे थे तब। ठीक है, नहीं राम को जब वनवास गया था तब भरत जी लेने आए थे, तो उस वक्त की बात है। अगला राम का भरत को संदेश शीर्षक पद्य में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दे दी, तो चरण पादुका। अगला भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी खड़ाऊ भरत को दी। खड़ाऊ पाकर भरत का मनोभाव क्या था, प्रसन्नता का। खड़ाऊ उसी को कहा जाता है, चरण पादुका को। अगला है जी राम को भरत को क्या भेंट किया, राम को भरत को क्या भेंट किया। यहाँ पे होना चाहिए राम ने भरत को क्या भेंट किया, तो अपनी चरण पादुका, जिसे खड़ाऊ भी कहा जाता है। अगला है तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुख के जैसा, मतलब कि बहुत ही कम मतलब कि बोलने वाला या फिर सोच समझ के बोलने वाला। अगला है राम का भरत का संदेश। राम को भरत का संदेश पाठ के अनुसार पर राजधर्म क्या है, तो प्रजा के सुख का ध्यान रखते हुए न्यायपूर्वक शासन करना। तो ये आपसे बोर्ड
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जी, क्लास 10th में भी पूछा जाता है कि राजधर्म क्या है, तो प्रजा के सुखों को ध्यान में रखना, प्रजा के हित में कार्य करना, न्यायपूर्वक शासन करना, ये क्लास 10 में भी पूछा जाता है। अगला है राम ने भरत को क्या करने की सलाह दी, तो बड़ों के आज्ञा पालन करने की। अब देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन जी, यहाँ तक थे छोटे क्वेश्चन, यहाँ से है आपके बड़े क्वेश्चन कि पाठ में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है, तो इस पाठ में श्री राम ने भरत को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने भरत को अपने विचारों से अवगत कराकर राजधर्म की शिक्षा भी प्रदान की है। अगला है राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी, तो राम ने भरत को प्रजा पालक बनने की सलाह दी, गुरु एवं बड़ों के को अथाचित या अथोचित सत्कार करने की सलाह दी, गुरुजनों की आज्ञा अनुसार राजधर्म पालन करने की सलाह दी। अगला है तुलसीदास जी के अनुसार या तुलसी जी के अनुसार मुखिया को कैसे होना चाहिए, तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो है, खाता पीता अकेला है, परंतु शरीर के सभी अंगों को समान रूप से पालन करता है, अर्थात मुखिया को सभी सदस्यों का समान भाव से देखना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है जी, मुख क्या करता है, हमारी जो मुंह क्या है, खाती तो अकेली है लेकिन क्या करती है, पूरे शरीर को ध्यान रखती है, पूरे शरीर के अंगों को जाके पालन करती है, सभी को समान रूप से भाव से देखती है। तो वही कहा गया है कि घर का मुखिया हो या चाहे कहीं का जी मुखिया हो, उसको कैसा रहना चाहिए, तो मुख के समान होना चाहिए, उसी से बनाया मुखिया। ठीक है, तो मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो हो, अकेला खाता पीता हो, परंतु शरीर के सभी अंगों को समान रूप से पालन करता हो, अर्थात मुखिया जो होना चाहिए सभी सदस्यों का समान भाव से देखना चाहिए। अगला है जी पाठ के अनुसार राजा का धर्म या फिर राजधर्म क्या है, ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है 3 मार्क्स में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अपनी प्रजा की सुख सुविधा का ख्याल रखने वाला राजा लोकप्रिय रहता है, प्रजा की भलाई का प्रयत्न करना एवं अपनी सीमा को सुरक्षित रखना ही राजा का धर्म है। उसके राज्य में कमजोर गरीब अमीर सबको समान अधिकार एवं सुविधा प्राप्त हो, यही राजधर्म है। तो राजा का धर्म क्या होना चाहिए, सभी का भलाई करना हो जी। राजा जो है राज्य में कोई भी कमजोर व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको क्या हो, समान अधिकार दे और समान सुविधा प्रदान करे, यही राजा का धर्म है। अगला है मेरे साथियों कि हर व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व होता है। आप समाज के प्रति अपना क्या दायित्व समझते हैं, लिखिए। कहा गया है जी समाज के प्रति हर किसी का दायित्व होता है, चाहे आप हो, एक छोटे बच्चे हो या कोई भी हो, हर किसी का समाज के प्रति कोई ना कोई दायित्व रहता है। तो आपका समाज के प्रति क्या दायित्व है, इसके बारे में लिखना है। तो समाज में हमारा भी दायित्व है, हम प्रेम पूर्वक शांति से निवास करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, समाज में अच्छी मानसिकता का विकास करें, समाज सेवा के लिए तत्पर रहें। तो हमारा यह दायित्व है कि हम शांति से रहें, शांति से निवास करें, वातावरण को स्वच्छ रखें, समाज में अच्छी मानसिकता का विकास करें, समाज सेवा के लिए तत्पर रहें। बिल्कुल इजी सा है जी। अगला है गलत राह पर चलने से बचने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। अगर कोई गलत राह पे चल रहा है या फिर आप ही गलत राह पे चल रहे हैं, उनसे बचने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। मैं गलत लोगों से संबंध नहीं रखूंगा, मतलब जो संगति है उनसे गलत संगत में नहीं रखूंगा, उनके साथ नहीं रहूंगा, अपने से बड़ों के साथ रहूंगा, समान उम्र के वैसे लोग से संबंध रखूंगा जो सच्चे और अच्छे विचार के हैं, मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दूंगा, झूठ चोरी व्यभिचार आदि से अपने को दूर रखूंगा। तो आप इजी में वो लिख भी सकते थे कि गलत राह पर कैसे नहीं, तो गलत संगत नहीं रखना है जी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है, गलत जो संबंध रखता है उसके साथ नहीं जाना है, अच्छे से विचार रखने, अच्छों के साथ रखना है, झूठ के बात नहीं बोलने, चोरी नहीं करने। तो ये सब चीजें क्या होगी, गलत राह पर बचने के लिए कर सकेंगे। अगला है जी राम के स्थान पर यदि आप होते तो अयोध्या लौटने के लिए भरत के आग्रह के बाद क्या करते। हमने बताया कि जब वनवास गए थे राम जी, तो भरत जी आग्रह कर रहे थे कि वनवास से लौट आइए। तो वहां पे पूछ रहा है कि अगर राम के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते, क्या अयोध्या लौट जाते भरत के आग्रह करने के बाद। तो लिखा गया यदि राम के स्थान पर हम होते तो हम भी वापस नहीं लौटते, भरत के आग्रह पर मैं उसे समझा बुझाकर वापस भेजता, क्योंकि लोग एवं इतिहास इस बात को अच्छी निगाह से नहीं देखते कि प्रण के लिए एक वनवास जाने वाला किसी के आग्रह पर वापस आ जाए। तो प्रण जो ले लिए उस पर अडिग रहिए, चाहे आपको जो भी नंबर लाने उन पर अडिग रहिए और उस हिसाब से मेहनत कीजिए, आपके कोई भी परेशानियां उस पर आप वापस नहीं लौटिए। तो वही कहा गया कि यदि हम राम के स्थान पे होते तो क्या करते जी, वापस नहीं लौटते, भरत को समझा बुझाकर घर भेजते, वापस भेजते, क्योंकि लोग एवं इतिहास इस बात को अच्छी निगाह से नहीं देखते कि प्रण के लिए वनवास जाने वाला किसी के आग्रह से वापस आ जाए। अगला जी सवाल है
बूढ़ी पृथ्वी का दुख। जी कितना क्वेश्चन ले रखा है जी, हमने तो सोचा कि 2-4 चैप्टर ही या 7-8 चैप्टर हैं जी, हमने पिछले में 3 कराया, बाद में सोचा कि 2 कराएंगे। पीडीएफ हमने दूसरे को बनाने को बोल दिया था जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसको टिक कर दिया था, तो कहीं ना कहीं चलो जी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हालांकि आप उनको अगर पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा तो ईजी है, जैसा कि हम समझा भी रहे हैं, आप आराम से लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि चलो जी क्वेश्चन किससे पूछ दे, तो मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से, तो अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा विश्वनाथ त्रिपाठी जी का डॉक्टर चंद्रा की कहानी का, वहां से क्वेश्चन पूछ दे तो क्या आप नहीं सकिएगा कि डॉक्टर चंद्रा जो डॉक्टर थी वो कैसे डॉक्टर के सर्वोच्च उपाधि पर पहुंच नहीं पाई, क्योंकि मेडिकल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनके बाद पूछ दे कि जननी क्यों कहा गया, वीरता की जननी उनको माता क्यों कहा गया, तो कहा गया क्यों जी, तो क्योंकि उनके माता उनके देखभाल अच्छे से कर रहे थे, उनका अच्छा वातावरण था, और कई सारे चीजें आप लिख देंगे। अगला है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता, जिसको लिखा है निर्मला पुतुल ने, तो इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है जी, निर्मला पुतुल है। प्रस्तुत कविता में किस समस्या की ओर संकेत किया गया, तो विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का। रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है जी, प्रदूषित होने के कारण। अर्ध क्या अर्थ है, तो अर्पण। ठीक है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है जी, तो प्रकृति के दोहन और प्रकृति के प्रदूषण का। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि प्रकृति का दोहन हो रहा है, मतलब कि आप वृक्षों को काट रहे हैं, आप घरों में अनावश्यक चीजों को जला रहे हैं, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे अव्यवहारिक चीज कर रहे हैं जो प्रकृति को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं प्रदूषण फैला रही है और उनका दोहन कर रही है, मतलब उनका विनाश कर रही है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवियत्री किससे प्रश्न कर रही है या किससे प्रश्न पूछ रही है, तो पृथ्वी में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति से पूछ रही है। अगला है जी पहाड़ का सीना क्यों दहलता है, तो पहाड़ तोड़ने के लिए किए गए विस्फोटों से। अच्छा जी, पहाड़ पे अगर बहुत ज्यादा विस्फोट किया जाए तो सीना नहीं दहल जाएगा। कवियत्री को किसके आदमी होने का पर संदेह है, किसके आदमी होने का संदेश है, तो पृथ्वी की चिंता न करने वाले लोग पर। ठीक है, कि आप आदमी कैसे हो जी, आप आदमी हो ही नहीं सकते, जो पृथ्वी की चिंता नहीं करते वो कैसे आदमी हो सकते। कुल्हाड़ी के वार से पेड़ क्या करते हैं, तो चित्कार करते हैं जी। अगला है रात के सन्नाटे में कौन रोती है, नदियां रोती है। हथौड़ी की चोट से कौन बिखर जाते हैं, तो पत्थर बिखर जाते हैं। कौन खून की उल्टी कर रही है जी, तो हवा कर रही है। आगे जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, वो पूछा गया इस कविता में कवित्री किससे प्रश्न पूछ रही है, तो आम जनता से प्रश्न पूछ रही है। तो लिखा गया इस कविता में कवित्री पाठक जनता से क्वेश्चन पूछ रही है। अगला जी पहाड़ का सीना क्यों दहलता है, तो पहाड़ों में डायनामाइट लगाकर तोड़ा जा रहा है, क्रेशर मशीनों से उन्हें फोड़ा जा रहा है, इन सब से पहाड़ का भी सीना दहल रहा है। ठीक है, आप डायनामाइट का यूज करें पहाड़ों को तोड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों का सीना क्या हो रहा है, दहल रहा है। अगला है जी कवियत्री को किसके आदमी होने पर संदेश है, किसे आदमी होने पर संदेश या किसके आदमी होने पर संदेश है, तो कवियत्री को हम लोगों के आदमी होने पर संदेश है। हम कैसे अपने को चेतन बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं, यार हम अपने आप को कैसे एक बुद्धिमान मनुष्य कह सकते हैं, एक चेतन मनुष्य कह सकते हैं। अगर हम बुद्धिमान हैं तो पृथ्वी में बढ़ते प्रदूषण के संकट को क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं समझ रहे, क्यों हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, क्यों हम शौचालय का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इन सब कारणों से कवियत्री कहती है कि आप आदमी कैसे हो, और आपको आदमी किसने कह रहा है, आपको आदमी होने पर संदेश है। जब आप अपनी मां यानी कि अपनी पृथ्वी को ही नहीं बचा सकते तो आप आदमी कैसे होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो जी। अगला है बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, तो बूढ़ी पृथ्वी को जी बूढ़ी पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण ने उसे असमय ही बूढ़ी बना दिया। आपको पता है अगर किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो जाए तो वह जीवन रहते हुए बूढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी में प्रदूषण के कारण है वह उसे असमय मतलब समय के पहले ही बूढ़ी बना दी है। ठीक है, बूढ़ी जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की व्याधियों और कष्टों से घिरी रहती है, उसी तरह प्रदूषण ने हमारी पृथ्वी को भी गंदा कर रखा है। पृथ्वी को इसी बात का दुख है जी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि किसी पेड़ को काटकर या कटकर धरती पर गिरते देखकर आपके मन में क्या विचार कर उठते हैं, लिखिए। तो लिखा है कि जब पेड़ कटकर धरती पर गिरता है तो लगता है किसी मनुष्य की हत्या कर दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि अगर दुनिया के सभी पेड़ों को काट दिया जाए, सभी किया जाए, अगर दुनिया के 10% पेड़ों को भी काट दिया जाए तो ऑक्सीजन का संकट आ सकता है और कई मनुष्यों की जान भी जा सकती है। अगला जी आपकी समझ में कवियत्री ने पृथ्वी के लिए बूढ़ी विशेषण शब्द का प्रयोग क्यों किया है, तो बुढ़ापा दुखदाई होता है जी, तो पृथ्वी भी बूढ़ी हो गई है क्योंकि प्रदूषण पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस प्रदूषण के कई भयानक एवं गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं, अतः पृथ्वी के लिए बड़ी विशेषण सर्वथा उपयुक्त है। जो पृथ्वी के लिए बूढ़ी शब्द का विशेषण पड़ा है वो सर्वथा उपयुक्त है जी।
अगला है पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे। चलो जी, अगर आपको एक काम कर दिया जाए कि आप अपने से कौन कौन से उपाय कर सकते हैं पृथ्वी को जो है मतलब कि बूढ़े से मुक्त करना या फिर प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो निम्न उपाय किए जा सकते हैं जी। वृक्षारोपण कर यानी कि पेड़ पौधे लगाकर। दूसरा है प्रदूषण पर नियंत्रण कर नदी के जल को साफ करके, धरती पर कूड़ा करकट एकत्र करके, पॉलीथीन का यूज नहीं करके, प्लास्टिक की चीजों का यूज नहीं करके, बाथरूम का यूज करके जी, शौचालय का यूज करके, और कई सारे ऐसे चीजें हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, और आपके यहां तक की क्लास में हिंदी के जो बुक से क्वेश्चन आने थे वो 100% क्लियर कर दी गई है। मैं बता दूं कि अगर आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो टर्म 2 का सिलेबस जारी किया गया है उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 100% आप टेंशन फ्री रहिए। आप क्या क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, एक दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो को, दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो 100% आप उस क्वेश्चन का भी आंसर लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो बुक से क्वेश्चन आएगा वो 100% आपको मिलेंगे, उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। फिलहाल आज की जो वीडियो है यहीं तक हम एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर करें, और प्यारे साथियों और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के और भी नए पार्ट्स को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे गद्यांश, पद्यांश, और क्या पढ़ने जी, लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ यानी कि निबंध पत्र, आवेदन पत्र, व्याकरण और अन्य सारी चीजें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले, एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके 2 बार घर में उन पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सारी डाउट क्लियर हो जाए। फिर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।